सो हेलो एंड वेलकम बैक। तो जैसा आपको पता है कि आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो आज हुआ है, उसमें जो आपका इकोनॉमिक्स वाली सेक्शन थी, उसकी जो जितने भी उसमें क्वेश्चन आए हुए थे, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। और मैं उनके जो आंसर्स होंगे वो आपके साथ में शेयर करूंगा विद एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं, जो मैंने आपके लेक्चर्स आपके लिए हैं और जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए थे, सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इजी पेपर था। और जो क्वेश्चंस हैं आपके उन्हीं नोट्स में से आए हुए हैं। जैसे कि मैं अगर अपने एमसीक्यू सीरीज़ की बात करूं, तो यहाँ पे जो आपको ये क्वेश्चन नंबर 96 दिख रहा है, डायरेक्टली जो मैंने आपको एमसीक्यू कराए हैं उसी में से ये क्वेश्चन आया है। और उसमें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम ये बताया था कि जहाँ पे भी आपको आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स मिले तो इसका मतलब है होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, वहाँ पे मैंने इस बात पे स्ट्रेस दिया था कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है होमोजीनियस और आइडेंटिकल प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उसी तरह से आया हुआ था। अगर आप आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स में अगर कंफ्यूजन हो रही थी कहीं पे, तो यहाँ पे एक और चीज़ जो है यहाँ पे मेंशन की हुई थी कि डज नॉट इन्फ्लुएंस प्राइस। तो हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होते हैं वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इट मीन्स दे आर प्राइस टेकर्स। तो हमने बार बार उनकी प्रॉपर्टीज में इस चीज़ को पढ़ा था कि वो प्राइस टेकर होते हैं, ना कि मेकर होते हैं। इस केस में आपका राइट आंसर जो था वो ऑप्शन ए था, परफेक्ट कंपटीशन। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन जो है गलत हुआ है, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी इस वाले पॉइंट में कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो मैंने अपने एमसीक्यू सीरीज में इसी क्वेश्चन को सेम एज जो है मैंने कवर किया था। और उसमें मैंने बताया था कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट। जहां होमोजीनियस लिखा है या आइडेंटिकल लिखा है तो वो सेम चीज रहेगी। ठीक है, तो इस केस में इसका जो ऑप्शन ए था वो आपका राइट आंसर था। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 91 की सीरियल में बात करूं, 91 जो रिकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट से आपको क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी जो एज इट इज़ जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, वहाँ अगर आपने वो नोट्स पढ़े होते तो इजीली आप इसे अटेम्प्ट जो है कर सकते थे। रिगार्डो क्वेश्चन है आपका, रिगार्डो अज्यूम द लॉ ऑफ डिमाइजिंग। तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो है, अगर आप फर्स्ट लाइन इस थ्योरी में पढ़ेंगे तो वहीं से आपको मिल जाएगा कि उसने बात जो की है वो की है मार्जिनल रिटर्न्स के ऊपर, यानी जो बी ऑप्शन है आपका। इट मीन्स के मार्जिनल रिटर्न्स पे क्यों बात की है, क्योंकि हमें हमें पता है कि उसने अपनी थ्योरी में ये बताया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड्स हैं। ठीक है, लाइकवाइज उन्होंने फर्टाइल या फिर कुछ की ऐसी लोकेशन जो अर्बनाइज्ड एरिया के पास हैं, कुछ लोकली जो हैं वो दूर रूरल एरिया में हैं। तो यानी उन्होंने जो डिवाइड किया हुआ था डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड को, इसी वजह से, क्योंकि कोई फर्टाइल थी कोई लेस फर्टाइल थी, जिसकी वजह से उनके अंदर में मार्जिनल डिफरेंसेस थे। तो उसने उनकी जो थ्योरी है वो थी लॉ ऑफ डिमाइजिंग मार्जिनल रिटर्न के ऊपर बेस्ड। तो इसका जो राइट आंसर था आपका क्वेश्चन नंबर 91 का, वो रहेगा आपका मार्जिनल रिटर्न्स, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 92 की बात करूं, तो यहाँ पे है विच अमंग द गिवन टेक्निक या फिर एनालिटिकल टूल इज यूज टू क्राफ्ट फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, तो मैंने जब फिजिकल पॉलिसी आपको पढ़ाया है उसमें मैंने आपको ये अपने नोट्स में वहाँ पे मेंशन है और मैंने अपने लेक्चर्स में भी पढ़ाया है कि ये एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है। यानी जब मैंने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ाए थे और माइक्रो और मैक्रो में डिफ्रेंसिएशंस बताए थे, तो उनके अंडर हम क्या स्टडी करते हैं वो आपको बताया था। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर मैंने कुछ एलिमेंट्स बताए थे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिजिकल पॉलिसी की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं। तो इस तरह के जो इकोनॉमी एज अ होल जितने भी इशू हैं वो हम किस में देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसका राइट आंसर भी आपका बी ऑप्शन था, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमंग द गिवन ऑप्शंस डैश विल रिड्यूस बजट डेफिसिट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बजट डेफिसिट क्या है। मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट जो हैं वो आपको पढ़ाए थे। ठीक है, गवर्नमेंट बजट की जब हमने बात की थी उसमें, तो बजट डेफिसिट बेसिकली मीन्स कि आपका जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड कर चुका है किसको, गवर्नमेंट रेवेन्यूज को, गवर्नमेंट रिसीट्स को। ठीक है, इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम है और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। तो हमें पूछा है कि इससे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे क्लियरली जो है दिख रहा होगा कि अगर हमें इसे रिड्यूस करना है तो जो हमारे पास में ग्रेटर वैल्यू है, यानी जिसकी ज़्यादा वैल्यू है अभी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, हमें उससे रिड्यूस करना है ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए, यानी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू जो है वो बैलेंस हो जाए। तो इस केस में आपका ऑप्शन वन जो था, ऑप्शन ए जो था वो राइट आंसर था, रिड्यूस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यानी जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस करेंगे तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू गवर्नमेंट रेवेन्यू हो जाएगा, जिससे कि ये जो डेफिसिट है बजट में वो ठीक किया जा सकता, करेक्ट किया जा सकता था। तो इस केस में इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94 है आपका। क्वेश्चन नंबर 94 में आपसे पूछा है, अमंग द गिवन मेथड्स which approach is used to measure national income by summing up flow of factor incomes received by labor capital land and entrepreneur।
तो जब नेशनल इनकम का मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया तो हमें पता है कि नेशनल इनकम को मेजर करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। उसी में से एक मेथड जो है आपको इसमें पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। तो हमने जैसे एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा, इनकम मेथड पढ़ा, वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा, सभी मेरे नोट्स में थे। तो यहाँ पे जब हम इनकम मेथड पढ़ते हैं तो उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनकी इनकम को क्या करते हैं, सम अप करते हैं। सेम चीज़ जो है यहाँ पे क्वेश्चन में लिखी है कि जब इन फैक्टर्स की इनकम को सम अप करेंगे तो हमारे पास जो इस सम अप वाली अप्रोच को हम कौन से मेथड से यूज करते हैं। तो आपका सिंपल आंसर था डी ऑप्शन, इनकम अप्रोच। ठीक है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95, इन डिफरेंस कर्व्स आर डैश टू द ओरिजिन रिप्रेजेंटिंग मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन प्रॉपर्टी से आपकी, मैंने आपको बार बार ये चीज़ बोली थी, अपने नोट्स में भी मैंने ये मेंशन किया था कि प्रॉपर्टीज जो है आपको इन डिफरेंस कर्व की पढ़नी है। जैसे कि उसका मैंने बताया था आपको, डाउनवर्ड स्लोप है, कन्वेक्स टू ओरिजिन है, पैरेलल टू ईच अदर होती हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है ऑन द इंडिफरेंस कर्व। तो ये सारी चीज़ें मैंने बोला था कि इसी में से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो क्वेश्चन आपका उसी में से, प्रॉपर्टी में से आया हुआ है कि इन डिफरेंस कर्व डैश टू दी ओरिजिन, तो हमें पता है वो कन्वेक्स टू दी ओरिजिन जो है वो होती है। लाइकवाइज उसकी शेप जो है इस तरह से कन्वेक्स रहेगी, कहाँ पे, ओरिजिन से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो था आपका वो था ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 96, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपको कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट और प्राइस को जो इन्फ्लुएंस नहीं करता वो मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97, वो है एज पर इकोनॉमिक स्कॉलर्स डैश वाज एक्सक्लूड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वी ऑलरेडी नो कि हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो पढ़े हुए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो इसको आप इजिली जो है एलिमिनेट कर सकते थे। इस केस में आपका राइट आंसर आ जाएगा मनी। ठीक है, यहाँ पे इसको इजिली एलिमिनेट आप इस तरह से भी कर सकते थे कि कैपिटल एंड मनी में भी आप जो है इसमें डिफरेंशिएशन जो है कर सकते थे, क्योंकि कैपिटल में ऑलरेडी मनी जो है हमने इंक्लूड की होती है, यानी ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल या फिर मनी जो है ऑलरेडी हम कैपिटल में पाल लेते हैं। तो इस केस में मनी जो है वो अलग से फैक्टर नहीं आएगा, वो ऑलरेडी जो है आपकी कैपिटल में इंक्लूड रहेगा। तो इस केस में आपका राइट आंसर था ऑप्शन बी। ठीक है, मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है 98, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है टू डिटरमाइन इकोनॉमिक ग्रोथ द जीडीपी इज कंपेयर्ड टू दी पॉपुलेशन आल्सो नोन एज। ठीक है, यानी जब जीडीपी को हम पॉपुलेशन के साथ में जोड़ के देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन था आपका, पर कैपिटा इनकम। जब आप इसको देखेंगे कि हम जो पर कैपिटा इनकम होती है हमारी, पर कैपिटा इनकम जो है ना, जब इसको हम मेजर करते हैं तो हम सिंपली देखते हैं कि जीडीपी को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, टोटल पॉपुलेशन से। ठीक है, जब जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन, टोटल जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन से हम डिवाइड करेंगे तो जो हमें मिलेगा इसका आउटपुट वो होगा क्या, पर कैपिटा इनकम। तो जब हम जीडीपी को पॉपुलेशन के साथ में लिंक्ड करके देखते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, पर कैपिटा इनकम। काफी इजी क्वेश्चन था और राइट आंसर था इसका डी, पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन नंबर 99 जो है वो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इन 1991, यानी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991 है उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है कि पूछ रहा है आपसे एज अ स्टेप ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म टू हेल्प रीसॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो हमारे पास बीओपी क्राइसिस सिस्टम चल रहे थे, जो हमारा बीओपी डेफिसिट चल रहा था, उसको किस तरह से ट्रीट किया था, और उस ट्रीटमेंट में जो भी हमने सोल्यूशंस लिए थे उसमें हमने रूपी, जो हमारा इंडियन रूपी है, उसके साथ में क्या जो है ट्रीटमेंट्स जो है वो लिए गए थे रूपी के ऊपर। तो हमें पता है इंडियन रूपी या फिर एक इंडियन रूपी या फिर रूपी की वैल्यू के ऊपर हम 2 तरह से जो है वो ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। तो डीवैल्यूएशन या फिर डेप्रिसिएशन या फिर डीवैल्यूएशन या एप्रिसिएशन जो है हम उससे कर सकते हैं, रीवैल्यूएशन से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिंपल क्वेश्चन था, हमें सबको नोट्स में ऑलरेडी जहाँ पे आपने किसी ने भी अगर आपको ये पढ़ाया होगा तो उसने ये चीज़ जरूर आपको बताई होगी कि उस टाइम पे हमारी जो इंडियन वैल्यू है, इंडियन रूपी की वैल्यू है, उसे डीवैल्यूएट किया गया था, डीवैल्यूड किया गया था। ठीक है, क्योंकि हमें अपने जो है एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बूस्ट अप करने थे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो है अपनी करेंसी को जो है वो डीवैल्यूएट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इट वाज डीवैल्यूएटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 100 क्वेश्चन जो है, इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस देन देयर इज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम आपको बताऊंगा इस तरह से। यहाँ पे आपकी डिमांड रहेगी, यहाँ पे आपकी सप्लाई रहेगी, और ये रहेगा आपका इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे। ठीक है, ई से जिसे मैं डिनोट कर रहा हूँ ये है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि अगर किसी आर्टिकल का, किसी गुड, किसी कम्युनिटी का प्राइस जो है अबव होता है इक्विलिब्रियम से, यानी इस इक्विलिब्रियम प्राइस से अबव होता है, तो यहाँ पे कैसी सिचुएशन रहेगी मार्केट में। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ पे डिमांड है, यानी एस इज ग्रेटर देन डी है, यानी सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड है। तो यानी यहाँ पे जो चीजें हैं मार्केट में वो एक्सेसिव हैं, यानी यहाँ पे इस सिचुएशन को
हम बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। तो यानी मार्केट में जो अभी तक गुड्स हैं वो कितनी हैं, एक्सेसिव हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हैं, क्योंकि डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है और प्राइसेस जो हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे अबव द इक्विलिब्रियम प्राइसेस जो है आपको मिलेंगे, ठीक है। और जब सप्लाई इंक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू डिमांड, तो प्राइसेस जो हैं वो फॉल करने लग जाते हैं और ये री इक्विलिब्रियम हो जाएगा इस ई पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे सिंपली पूछा गया था कि वो वाली सिचुएशन जहाँ इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर हैं हम, तो वहाँ पे सप्लाई ग्रेटर देन है यानी सरप्लस है मार्केट में, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो होप ये सभी आंसर्स जो हैं आपने आपके आंसर की के साथ में मैच हो रहे होंगे, आपने इन्हें ईजिली अटेम्प्ट किया होगा क्योंकि काफ़ी ईजी क्वेश्चंस थे ये। और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं मैक्सिमम इनमें 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं वो मेरे अपने जो नोट्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए हैं सभी स्टूडेंट्स को, उसमें से पूछे गए थे। और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आपका ईजी टू मॉडरेट जो है आपका इकोनॉमिक वाला जो पोर्शन था वो आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में रहा है। तो इस वीडियो को ज़रूर आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें, वीडियो लाइक करें। थैंक यू।